गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट। माय यूट्यूब चैनल चितेरा कला एकेडमी में ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को कला पढ़ाने चल रही हूँ। आइए हम कला के बारे में जानते हैं। कला किसे कहते हैं और कला का संबंध क्या रहा है इतिहास से, इतिहास का संबंध कला से कैसे रहा है। सबसे पहले हम कला को जानने से पहले हम आइए इतिहास के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये जो हमारी कला है ये इतिहास से जुड़ी हुई है और इतिहास भी कला से जुड़ा हुआ है और कला भी इतिहास से जुड़ा हुआ है। कैसे? कला का इतिहास से संबंध। देखिए, ये जो कला है, कला का इतिहास से संबंध, हाँ, कला का इतिहास से संबंध है। कैसे है आइए हम जानते हैं। इतिहास, अगर हम इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास के अंतर्गत इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आइए हम जानते हैं इतिहास किसे कहते हैं। अतीत के घटनाओं का वर्णन या अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत के घटनाओं का अध्ययन। अतीत के घटनाओं का अध्ययन, इसे ही इतिहास कहते हैं। इतिहास जो है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब इसी पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल है, जो हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब है, इसमें तो लिपियां मिली हैं, साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उन लिपियों को पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए ये जो है आद्य इतिहास, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। और ऐतिहासिक काल का मतलब ये है कि जैसे कि जो भी चीज़ मिले हैं, लिपि मिली है, जो भी चीज़ लिखे हुए मिले हैं, जो भी अभिलेख मिले हैं, उन सब को पढ़ा भी गया और जो है उसको अध्ययन किया गया। इसीलिए वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। यानी कहने का मतलब है ये है, जो हमको मिला और उसको पढ़ भी लिए, वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आया। और हमको मिला लेकिन हम पढ़ नहीं पाए,
लिपियां तो मिली, बहुत सारे साक्ष्य मिले, लेकिन हम उसको जो है पढ़ नहीं पाए और उसका अध्ययन नहीं कर पाए। इसीलिए वो चीज़ जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आई। और ये प्राग ऐतिहासिक काल जो है ये पाषाण काल जो है हमारे प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ से ही ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है यहीं से ही कला की शुरुआत होती है, प्राग ऐतिहासिक काल से। क्योंकि जो प्राग ऐतिहासिक काल है यहीं पे ही मनुष्य की उत्पत्ति भी होती है और यहीं से ही मानव जैसे जैसे धीरे धीरे मानव के अंदर क्षमताएं आती गई, जैसे जैसे मानव पीढ़ी दर पीढ़ी विकास करता गया वैसे वैसे ही ये कला का साथ साथ विकास होता गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कला का इतिहास से संबंध है और इतिहास का भी कला से संबंध है। बिना कला का अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जब हम इतिहास को जानेंगे, और इतिहास का भी अध्ययन हम कला के अंतर्गत ही करते हैं। क्योंकि जो भी औजार मिले हैं, जैसे कि ये पाषाण काल है, पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल है, इसको भी कई भागों में बांटा गया। उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। और निम्न जो पुरा पाषाण काल है उसी के अंतर्गत जो है दो संस्कृतियों का विकास होता है, सोहन संस्कृति एवं मद्रासी संस्कृति। अब वही जो सोहन संस्कृति है, सोहन संस्कृति के अंतर्गत जैसे गोल यंत्र, गोल पत्थर मिला और उसी गोल पत्थर को पेबुल, चापड़, चापलिंग, यानी वो जो है पहले गोल पत्थर था, उसी पत्थर को मानव द्वारा जो है प्रयोग, जब मानव पहले मांस खाते थे, पशु के मांस को खाते थे, पत्थरों को तोड़ पत्थरों से कूच के, जब वो पत्थरों से कूच के खाते थे तो पत्थर एक तरफ टूट के नुकीला हो गया। जब नुकीला हो गया तो उससे मांस जल्दी कटने लगा, उससे जब कूटते थे तो उनको थोड़ा सा ज्ञान हो गया कि नहीं, ये एक तरफ तो नुकीला हो गया, इससे जो है बढ़िया वो हो रहा है। तो वो उसी टाइप का पत्थर ढालने लगे, तोड़ने लगे, तोड़ के जो है वो इसी ब्लेड का प्रयोग करने लगे। फिर उसके बाद अब चापलिंग, उसे चापड़ कहा गया। जब दोनों तरफ धार बन गया, पत्थर से उसको काटते मांस को तोड़ते जब दोनों तरफ धार बन गया तो उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, तब तो और नुकीला हो गया। वैसे वैसे उनको जो है धीरे धीरे ज्ञान होता चला गया। जैसे जैसे उनके अंदर ज्ञान आता गया वो धीरे धीरे अपनी जो है ये भी एक कला थी, ये भी एक कला, उनके अंतर्गत एक कला का विकास होने लगा धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ जो भी मनुष्य करता था, जो भी क्रियाकलाप करता था, चाहे वो पशुओं को मारता था, चाहे पत्थरों औजारों को बनाता था, पत्थरों से जो आग को जलाना सीखा, ये सारी चीज़ें कला के ही अंतर्गत आती हैं। अब जो है मनुष्य क्या किया, धीरे धीरे अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा, जब वो जाता था जंगलों में, जाता था शिकार करने, तो वो क्या करता था कि जब पशुओं का शिकार करने जाता था तो उनका मानना था कि जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में, वो भटक ना जाएं, भूल ना जाएं, तो क्या करते थे, रास्ते में चिन्ह बनाते जाते थे। कहीं कहीं पे जादू टोना का चिन्ह बना दिए, कहीं पे स्वास्तिक का चिन्ह बना दिए। ये सारे चिन्ह वो बनाते हुए इसलिए जाते थे कि ताकि वो जो है आसानी से उसी रास्ते से अपने घर की तरफ लौट आएँ, अपनी गुफा की तरफ लौट आएँ। तो और उसके बाद धीरे धीरे क्या करने लगा, मनुष्य जो भी जिस जानवर को मारता था उसको जो है रेखाओं के द्वारा उकेरना शुरू कर दिया। अब उसके अंतर्गत जो है विकास होने लगा, उसके अंतर्गत अभिव्यक्ति आ गई वो, और जो है धीरे धीरे जो है विकास की तरफ बढ़ने लगा। तो कहने का मतलब ये था कि, मेरा बताने का मतलब ये था कि कला का इतिहास से संबंध है। जब हम इतिहास से कला को जोड़ के चलेंगे तो हमको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे कि हम बताए इतिहास को हम पहले 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में डिवाइड करते हैं, कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब यही प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अब पाषाण काल जो हमारा है, यानी पत्थरों का काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थरों का काल जो है हमारे प्रागैतिहासिक काल से ही स्टार्ट होता है। अब उसी पाषाण काल को, पत्थरों के काल को हम 3 भागों में डिवाइड किए। जैसे कि हम बताएं ये पूर्व पाषाण काल है। तो यहाँ पे जो है हम जैसे कि आप लोगों को बताएं कि
ये जो पाषाण काल, अब इसके अंतर्गत ही उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और निम्न पुरा पाषाण काल है। और ये जो है मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल इसके अंतर्गत ही हमारे जो है भीमबेटका वगैरह है। भीमबेटका का जो चित्रण हुआ है तो इसी के अंतर्गत हुआ है, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। अब ये है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मनुष्य जो है पूर्ण रूप से डेवलप कर लिया था। इसमें जो है आग का आविष्कार आप लोग सुने होंगे, चाक का मिट्टी, घर बनाना, सब नव पाषाण काल में उसको ज्ञान हुआ। मध्य पाषाण काल में आग का ज्ञान था, लेकिन वो जो है आग को देख के डरता था, क्योंकि कभी कभी जैसे जंगलों में, घने जंगलों में और गर्मी के मौसम में देखिए कभी कभी जंगलों में आग लग जाता था, तो वो इससे परिचित तो हो गया था मध्य पाषाण काल में, लेकिन वो जो है इसका प्रयोग नहीं कर पाया था। इसका प्रयोग वो नव पाषाण काल में किया। तो ये जो है हमारी कला किससे संबंधित है? इतिहास से संबंधित है। इसका संबंध इतिहास से ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिस वक्त प्रकृति के परिवेश में आया, उसी समय से ही और अपने मुख अभिव्यक्ति के द्वारा गुफाओं या कंदराओं पर रेखाओं के माध्यम से उकेरना शुरू कर दिए, रूप को उकेरना शुरू कर दिए। और भारतीय कला आप लोग जानते ही होंगे रेखा प्रधान है। और मिर्ज़ापुर में ही जो है सबसे पहले चित्रकला की खोज हुई थी। और विश्व की बात करें तो अल्तामिरा गुफा, विश्व की बात अगर करें तो अल्तामिरा गुफा से ही चित्रकला के प्रमाण सबसे पहले देखे गए। ठीक, तो मैं कला की बात कर रही थी। अब प्रागैतिहासिक काल के रहन सहन के कुछ तत्वों को गुफाओं या चट्टानों पर उकेरा गया, यहीं से कला की शुरुआत मानी जाती है। अब हम कला की बात करते हैं, कला के अर्थ की बात करते हैं। कला का अर्थ क्या होता है? कला का अर्थ होता है प्रेरित करना। कला का अर्थ होता है प्रेरित करना, कला के माध्यम से अगले को आनंदित करना, यही कला है। जैसे कि प्रेरित करना, प्रेरित करने का माध्यम तो कुछ होता है। प्रेरित करने का माध्यम जैसे कि किसके द्वारा प्रेरित करना? चित्रों के द्वारा, चित्रकला, चित्रों के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा, काव्य के द्वारा, काव्य, संगीत, स्थापत्य आदि। जैसे कि जब भी कलाकार अपने आंतरिक भावनाओं के आधार पर सुव्यवस्थित ढंग से किसी धरातल पर चित्र को उकेरता है, तो जो है अगला व्यक्ति जब उस चित्र को देखता है कहता है कि अरे नहीं, बहुत अच्छा चित्र बना है, वाकई में बहुत सुंदर है। तो वो क्या होता है, उसको देख के प्रेरित होता है, तो वो अपने उसके मन में आनंद की अनुभूति होती है, तो वो जो है कला को देखकर प्रेरित होता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, कला का अर्थ होता है प्रेरित करना, आनंदित करना, और बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो लेकिन कला का अर्थ जो होता है उसका मुख्य बिंदु है प्रेरित करना। ठीक, कला जो है संस्कृत भाषा के कल धातु से बना है। संस्कृत भाषा के कल धातु से बना है। कला का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। किस वेद में हुआ था? ऋग्वेद में।
सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। कला को अंग्रेजी भाषा में आर्ट कहा गया है। अंग्रेजी भाषा में क्या कहा गया है? आर्ट। आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था? आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में किया गया था। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में कला का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग किए हैं। भरत मुनि अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में कला का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग किए हैं। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किसमें किया गया? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। ठीक, कहने का मतलब ये है, फिर से आइए देखिए आप लोग। कला का अर्थ होता है प्रेरित करना। किसके माध्यम से प्रेरित करना? चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से आदि। ठीक। और संस्कृत भाषा, कला जो है, कला संस्कृत भाषा के कल धातु से बना है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। कला को अंग्रेजी भाषा में आर्ट कहा गया है और आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ है। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में किए हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं, भारत के प्रथम सौंदर्य शास्त्री भी भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र और भरत मुनि ही जो है रस निष्पत्ति का सिद्धांत दिए हैं। जैसे आप लोगों से पूछा जाए रस निष्पत्ति का सिद्धांत किसका है, तो भरत मुनि का है। नाट्यशास्त्र पुस्तक किसने ली है? भरत मुनि। ठीक। कला को है विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार परिभाषित किए हैं। आइए जानते हैं किसके क्या मत हैं। सबसे पहले हेगेल के अनुसार, हेडिंग डाल दीजिए, कला की परिभाषा। कला की परिभाषा हेगेल के अनुसार कला जो है आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है।
हीगल कह रहे हैं कि कला जो है आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, यानी जो भी भौतिक जगत में हो रहा है उसको हम अपने अभिव्यक्ति के द्वारा व्यक्त करें, उकेरें या चित्र का निर्माण करें अपने अभिव्यक्ति के अंदर अनुसार जो भी भौतिक जगत में है उसको देखकर। कला को आदि भौतिक सत्ता को नहीं रहेगा, कला रहेगा। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है। कला प्रकृति का अनुकरण है। इनका कहने का मतलब ये है जो भी चीज़ प्रकृति में हम देखते हैं उसका अनुकरण करके चित्रों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम धरातल पर जो है उसको उकेरते हैं। तो वही जो है अरस्तु कह रहे हैं कि कला प्रकृति का अनुकरण है। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है। इनके कहने का मतलब ये है जो भी चीज़ हम देख रहे हैं सामने हूबहू उसका चित्रण कर दें, हूबहू उसको जो है कैनवास या धरातल पर उकेर दें, या हम उसका जो है एकदम सत्यता से यानी वो जो भी चीज़ देखे हैं वही चीज़ जाके हम कहीं उसको जो है प्रदर्शित करें, वही कला है। फ्रायड के अनुसार फ्रायड क्या कहते हैं? फ्रायड के अनुसार कला मानव के दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। कला मानव के दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। यानी जो मानव के अंदर जो भी चीज़ थी उसका दमन हो चुका है, जो भी उसके अंदर वासनाएं थी उसका दमन हो चुका है, लेकिन जो है वो बाद में किसी माध्यम से उसको उकेरता है, उसको प्रदर्शित करता है, उसको चित्रित करता है, वही जो है कला है। फ्रायड कहते हैं कला मानव के दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है।
रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार मनुष्य कला में अपनी अभिव्यक्ति करता है। मनुष्य कला में अपनी अभिव्यक्ति करता है। इनका कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर जो भी चीज़ है वो अपने अभिव्यक्ति के द्वारा चित्रित कर रहा है। उसके मन में जो भी चीज़ चल रहा है वो क्या किया, अपने अभिव्यक्ति के द्वारा वही चीज़ वो बना दिया, वही कला है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं, मनुष्य कला में अपनी अभिव्यक्ति करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, आप लोगों को पता होगा, सन 1913 में। और ये जो है जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई स्टार्ट हुई थी, जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसी के विरुद्ध जो है अपने नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दिए थे। और ये जो है अपने उम्र के 70वें पड़ाव में कला की शुरुआत किए थे। और भारत के अति यथार्थवादी कलाकार भी कहे जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और मैं हीगल को भी बताई थी, इनकी भी, हीगल की भी एक पुस्तक जान लीजिए, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। ये बहुत बार पूछा जाता है, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट की पुस्तक के लेखक कौन हैं, जान जाइए। हीगल जो है एक सौंदर्य शास्त्री हैं। फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट लिख लीजिए आप कहीं भी। किसकी पुस्तक है, हीगल की पुस्तक है, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। ठीक, आइए हम कला के प्रकार की बात करते हैं। ये तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। अब हम कला के प्रकार के ऊपर चर्चा करते हैं। कला के प्रकार। आधुनिक काल में कला को दो भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल में पहला है ललित कला, दूसरा है उपयोगी कला। ललित कला को विजुअल आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, विजुअल आर्ट। और इसको जो है अप्लाइड आर्ट बोलते हैं। अप्लाइड आर्ट।
विजुअल आर्ट यानी ललित कला। ललित कला का अर्थ सुंदरता से होता है और ललित कला जो है सौंदर्य प्रधान कला है। यूरोपीय विद्वानों ने जो है ललित कला को 5 प्रकार में बांटा है। जैसे हीगल ने ललित कला को 5 प्रकार से बांटे हैं। ये भी स्थापत्य कला को निम्न श्रेणी में रखे हैं विद्वानों ने। ललित कला के अंतर्गत ललित कला कितने भागों में बांटा गया? 5। चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, काव्य कला और स्थापत्य कला। किसी विषय को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करना या चित्रित करना चित्रकला कहते हैं और इसका माध्यम ब्रश और रंग होता है। मूर्तिकला यह जो है बालू, सीमेंट, कंक्रीट, क्ले आदि के द्वारा बनाया जाता है। इसका माध्यम आर्मेचर, लकड़ी आदि होता है। स्थापत्य कला जिसे वास्तुकला भी कहते हैं, यह सीमेंट, चूना, पत्थर, क्ले, मिट्टी आदि सामग्रियों से बनाया जाता है और इसको जो है पूर्ण रूप से इसी सामग्रियों के द्वारा निर्माण किया जाता है। वास्तुकला। संगीत कला का माध्यम जो होता है स्वर व नाद होता है। और काव्य कला जो है शब्द एवं अर्थ द्वारा काव्य कला को जो है प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि देखते हैं, आप लोग देखे होंगे, जब काव्य लिखा जाता है, एक कवि जब अपने कविता को लिखता है तो उसमें कितना हाव भाव चढ़ा के मार्मिक ढंग से उसे लिखता है, शब्द एवं अर्थ को ध्यान में देते हुए उसको लिखता है। ठीक। अब हम उपयोगी कला की बात करते हैं। मनुष्य के डेली लाइफ में जो भी चीज़ प्रयोग किया जाता है वो जो है उपयोगी कला के अंतर्गत आता है, अप्लाइड आर्ट के अंतर्गत आता है। जैसे कि बढ़ईगिरी, ज्वेलरी, गहनों का निर्माण करना, ये सब जो है उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में कला शिल्प के लिए चारु शब्द का प्रयोग किए थे। चारु शब्द जो है शिल्प कला के लिए औरकारु शब्द उपयोगी कला के लिए प्रयोग किए थे। कल का टॉपिक रहेगा भारतीय चित्रकला के 6 अंग। कल मैं आप लोगों को भारतीय कला के 6 अंग पढ़ाऊंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।